Hello friends, here this is Dipali Maurya and welcome to our educational platform. And dear friends, today's we are discussion on the topic of Indian National Movement. Okay, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के टॉपिक पर हम डिस्कस कर रहे हैं और अपनी सीरीज नंबर आज 19 है। होप सो ये इंडियन नेशनल मूवमेंट का आपका आखिरी सीरीज होगा और भी आगे जितने भी बच्चों के जो क्वेश्चंस होंगे मैं आगे की सीरीज में मैं डेफिनेटली आप लोग के साथ में उसको अटेंड करवाऊंगी। ठीक है, सो 1857 से लेकर के 1947 तक के ये जो पूरे पॉइंट है उन सारे पॉइंट्स को मैंने वन बाय वन कवर किया है और ये सारी सीरीज टोटली आपकी बन रही है, 19वीं सीरीज बन रही है। ठीक है, तो इसका मैंने पूरा प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएगा। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर के वहां से वन बाय वन आप समय निकाल करके सारे क्लासेस को अटेंड करिए, रिवीजन करिए और साथ ही साथ में इसकी पीडीएफ और इससे रिलेटेड क्विजेस को सॉल्व करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। ओके, सो आप लोग तैयार हो जाइए। 1885 भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है 1857 से लेकर के संग्राम स्टार्ट होता है, 1947 तक चलता है, जिसके बीच में इंडियन नेशनल जो आपका कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसने अहम भूमिका निभाई थी, जिसकी स्थापना भी इसी के बीच में हुई थी और वन बाय वन सारे आंदोलन भी जो है अधिवेशन कराए गए और सारे आंदोलनों में भी इसकी सहभागिता बहुत ही अच्छी खासी रही। तो उन सारे पॉइंट्स को हम कवर करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सेशन आप सभी के लिए। तो आप सभी फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि आप सभी फ्रेंड्स सेशन को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। जिन्होंने लाइक नहीं किया फ्रेंड्स जरूर से जरूर लाइक कर दे सेशन को। एंड जो भी नए फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल पर, वो सभी फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे ताकि आगे की क्लास के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। एंड हाँ, अब हम आप लोगों के लिए PYQs की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें डियर फ्रेंड्स हम आप लोगों के लिए जो आपकी BPSC TRE 1, 2 एंड 3 में PRT या GK GS से जितने भी लेवल के क्वेश्चन आपके आए हुए हैं उन सारे क्वेश्चन को हम आप लोगों के साथ में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो चलें फिर सेशन पे। और आप लोग कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। कमेंट करके जरूर बताएंगे क्लासेस आपको कैसी लग रही है या क्लास के रिगार्डिंग एनी डाउट, एनी इन्फॉर्मेशन, एनी सजेशन, वो सारी चीजें। क्लियर है? तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं गांधी युग हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आपके जो क्वेश्चन नंबरिंग मिलेंगे वो 151 मिलेंगे और ये गांधी युग का है। गांधी जो कि 1917 से लेकर के 1947 तक का चल रहा है, उसका 151वां नंबर क्वेश्चन है। तो ओवरऑल मैं देख लूं, अगर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अगर हम देख लें तो अभी तक लगभग हमने नियर अबाउट 1000 क्वेश्चन तो हम डिस्कस कर ही ले रहे हैं। हर प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में कैसे आते हैं, तो उन सारे प्रकारों को मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए अरेंज किया है क्वेश्चन के फॉर्मेट में, MCQ फॉर्मेट में। तो आप लोग जरूर अटेंड करें क्लासेस को, कहीं भी कोई भी क्लासेस को स्किप ना करें। 1 सीरीज से लेकर के आज 19वीं सीरीज है, सारे सीरीज को प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग जरूर से जरूर अटेंड करें। एंड दोस्तों को भी सेशन को शेयर करें, दोस्तों को भी रिकमेंड करें चैनल को फॉलो करने के लिए ताकि अपनी कनेक्टिविटी बढ़े, अपना परिवार बढ़ सके। और जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा कंपटीशन बढ़ेगा तो पढ़ने में अच्छा भी लगेगा। ठीक है, चलिए आइए, ये सब बातें हालांकि हो गई, हम लोग फिर क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप लोग शेयर एंड ऑल दैट जो भी चीजें वो सब करते रहेंगे एंड अपना नोटबुक जरूर बनाते रहेंगे। ठीक है, संडे वगैरह को आप लोग रिवीजन जरूर करिए। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता, ठीक है, की ख्याति क्या थी? तो उषा मेहता, ए ऑप्शन, भारत छोड़ो आंदोलन के वेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सहभागिता हेतु, आजाद हिंद फौज की एक टुकड़ी का नेतृत्व करने हेतु, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार की बैठक में सहायक भूमिका निभाने हेतु। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम आंसर के तौर पर देखेंगे तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा एज हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में हुआ था, तो उसमें इन्होंने कांग्रेस रेडियो चलाने के लिए जानी जाती हैं। क्लियर है? उषा मेहता, उषा मेहता अगर मुख्यतः देखेंगे तो ये गांधी युग से संबंधित थी। ठीक है, जो कि 14 अगस्त 1942 को मेहता जी गुप्त कांग्रेस जो रेडियो था उसको स्थापित करने के तौर पर ये इन्होंने मुख्य अहम भूमिका निभाई थी और ये रेडियो उन्होंने गुप्तता स्थापित किया जिससे कि जो इंटरनली चीजें थी वो पब्लिक तक आ सके। हालांकि बाद में इस चीजों को एक इन्हीं के दल के लोग थे जिसने धोखाबाजी कर ली और धोखेबाजी से वो चीजें पकड़ी गई और बाद में वो सारी चीजें सभी के सामने, ब्रिटिशर्स के सामने आ गई और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। तो हालांकि इन्होंने ये रिस्क लिया था और बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाई थी इन पे। तो ये क्या था आपका 14 अगस्त 1942 में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के तौर पर इन्होंने गुप्त रेडियो के सेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्लियर है? आगे चलते हैं नेक्स्ट। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 2025 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे?
मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास, वल्लभ भाई पटेल या विट्ठल भाई पटेल, कौन सा? अब 1925 की डियर फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो 1925, ओके। तो यहाँ पे आपका देखिए वल्लभ भाई पटेल और विट्ठल भाई पटेल में कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ पे देखिए साथों साथ में नाम दिया गया, क्यों? आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स अगर बात की जाए अगर विट्ठल भाई पटेल की, तो एक विधायक और राजनीतिक नेता थे ये। स्वराज जो पार्टी थी उसके सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे ये, और उसके सह संस्थापक मतलब स्वराज पार्टी के सह संस्थापक के तौर पर ये जाने जाते थे, ओके। चले आगे फिर। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची एक में कांग्रेस के अध्यक्ष दिए गए हैं, ओके, और सूची 2 में उसके प्रमुख क्या दिए गए हैं? अधिवेशन दिए गए। तो इसमें कौन सा आंसर करेक्ट होगा? आइए इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं यहाँ पर। तो डियर फ्रेंड्स अगर डॉक्टर एम.ए. अंसारी, पुरुषोत्तम दास टंडन, सरोजनी नायडू को तो आपको पता है, सरोजनी नायडू का तो आपको पता है, कानपुर में जब 1925 में अधिवेशन हुआ था तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरोजनी नायडू ने की थी। 1938 में अगर बात की जाए तो हरिपुरा अधिवेशन और त्रिपुरी अधिवेशन, सुभाष चंद्र बोस, याद आया? तो यहाँ पे अगर 2 और 1 देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से आप आंसर मिल जाएगा आपको। आप यहाँ पे आंसर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डॉक्टर एम.ए. अंसारी तो मद्रास, और पुरुषोत्तम दास टंडन ने कांग्रेस के जो नासिक अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। क्लियर है? तो 3, 4, 2, 1, सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस आंदोलनों ने महिलाओं को घर की 4 दीवारी से बाहर निकाला और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए? तो मतलब कि महिलाओं की सहभागिता, यहाँ पे अगर पूछा जाए सीधा सा इस क्वेश्चन का अगर आंसर, कि महिलाओं की जो सहभागिता थी वो किन आंदोलनों में बढ़ चढ़ करके उन्होंने हिस्सा लिया था? मौत मतलब महिलाओं की सहभागिता किस आंदोलनों में थी? स्वदेशी आंदोलन की अगर बात की जाए तो चलिए तब तक आप लोग आंसर बताइए, तब तक हम यहाँ पे देखते हैं। 7 अगस्त 1905 स्वदेशी आंदोलन, जो कि कलकत्ता के टाउन हॉल, ओके, कलकत्ता के टाउन हॉल में हुई थी, टाउन हॉल, ओके। नेक्स्ट है होम रूल लीग आंदोलन, जो कि 1916, ठीक है, भारत में स्वशासन के लिए ये हुआ था। तिलक और एनी बेसेंट, तिलक और एनी बेसेंट ने इसकी अध्यक्षता करी थी। असहयोग आंदोलन 1920, सविना अवज्ञा आंदोलन 1930। तो किस आंदोलन में महिलाओं की सहभागिता ज्यादा थी? तो आपके असहयोग आंदोलन और सविना अवज्ञा आंदोलन, इन दोनों आंदोलनों को मतलब महिलाओं ने भी लीड किया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्याग पत्र दे दिया था। क्यों? क्योंकि क्या था? कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी। कांग्रेस में वाम पक्ष के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य कर सकना असंभव हो गया था। उनके प्रांतों में अत्यधिक सांप्रदायिक अशांति थी। उपयुक्त कथनों में एबीसी में से कोई भी सही नहीं, तो कोई भी सही नहीं है। मतलब कि अगर 1947 में कांग्रेस के मंत्रिमंडल में अगर देखा जाए 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था, तो ऐसा यहाँ पे इसमें से कोई भी रीजन यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं करता, तो डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। हालांकि कांग्रेस की अगर बात की जाए तो 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, राइट ना डियर फ्रेंड्स। और त्रिपुरी अधिवेशन में महात्मा गांधी कांग्रेस पक्ष एक तरफ थे, और इनका मत ये था कि मतलब जो सुभाष चंद्र बोस जी थे, इन्हें जनता दल का समर्थन काफी ज्यादा प्राप्त था। तो कांग्रेस और महात्मा गांधी दोनों जन का मन ये था कि ये मतलब अध्यक्षता ना करे, इसमें चुनाव में ये भाग ना ले, लेकिन उन्होंने जनता के सहयोग में उन्होंने भागीदारी ली और बहुमत से जीते। वो बहुमत से जीतने पर यह हुआ कि क्या कहते हैं, इन्हें महात्मा गांधी और कांग्रेस का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। जब कांग्रेस का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ तो मजबूरन सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद में उन्होंने वहां से हट गए, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, क्योंकि महात्मा गांधी और कांग्रेसी दल के जो समर्थन में पट्टाभी सीतारामैया जी खड़े थे सुभाष चंद्र बोस की जी के अगेंस्ट, जो कि क्या हो गए थे, हार गए थे। तो हारने के बाद सिचुएशन ये निकल करके आई, तो उन्हें तो बनाया नहीं जा सकता था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बना दिया गया। तो ये सारी चीजें यही पर चली थी कि 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था इन्होंने, ठीक है।
चले आगे फिर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका डियर फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा, किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट्स फेडरेशन, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो ऑल इंडिया शेड्यूल एंड इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी अगर देखेंगे डियर फ्रेंड्स, जस्ट 1 मिनट, यस। तो यहाँ पे पीटर्स जो एंड वर्कर्स जो था, ये 1948 में महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुई थी और काफी ज्यादा लोग इसमें इसकी स्थापना में शामिल थे, राइट। तो इसकी स्थापना तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नहीं की थी। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना जो थी वो 1942 में हुई थी, जिसकी स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही करी थी। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की जो थी वो 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी भी स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। तो 2 और 3, 2 और 3, यस, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने मरणोपरांत उपवास प्रधानतया इसलिए किया था, मतलब जब तक मैं मर ना जाऊं तब तक मैं उपवास रखूंगा। तो 1932 में पुनः समझौता हुआ, तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनिस्ट अवार्ड की घोषणा की और उसी के तहत इनका ये उपवास तोड़ा गया। और पूना पैक्ट जो हुआ था वो आपके गांधी जी और महात्मा गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, 1932 में पूना समझौता हुआ था। किनके बीच में हुआ था? गांधी प्लस अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। बात अंबेडकर जी, गांधी जी और किनके बीच में हुआ था? अंबेडकर जी के बीच में हुआ था, ठीक है। हालांकि बात यहाँ पे पूना समझौता 1932 के तहत दो जन के बीच में समझौता हुआ, जिसमें रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा को लेकर के था, ठीक है। वहां पे जो निम्न वर्गीय था, वहां पे दलित वर्गों के अलग जो सांप्रदायिक और अल्पसंख्यकों को जो अलग सांप्रदायिक जो निर्वाचन की बात करी गई थी, उसको लेकर के था, ठीक है। जिसमें अंबेडकर जी पक्ष में थे कि इनको क्या कर दिया जाए, इनका अलग निर्वाचन किया जाए, लेकिन गांधी जी ने का कहना था कि अगर अलग से निर्वाचन किया जाएगा तो ये तो भारत का विभाजन हो जाएगा। तो इसी को लेकर के ना हो तो गांधी जी क्या हो गए, अनशन पर बैठ गए। अब अंबेडकर जी पर जनता का दबाव पड़ा कि गांधी जी का ये इस तरीके का जो ये इन्होंने अनशन रखा हुआ है, इसको हटाइए। तो अंबेडकर जी का पर दबाव पड़ा जनता का, और अंबेडकर जी जाकर के गांधी जी से उन्हें रिक्वेस्ट करी और उनके साथ में दोनों जन के बीच में समझौता हुआ, जो 1932 में, जिसे पूना समझौते के नाम से जाना जाता है। और उस समझौते के बाद गांधी जी ने अपने इस उपवास को तोड़ दिया था। तो हालांकि छोटी छोटी बातों पर नोकझोंक तो आपसी इन्हीं लोग के बीच चलती रहती थी, अपने भारतीय जो क्रांतिकारी जो लोग थे, तो इस तरीके से सारी चीजें एडजस्ट हो रही थी वहां पे। नेक्स्ट, रोलेक्ट एक्ट का क्या लक्ष्य था? रोलेक्ट एक्ट 6 फरवरी 1919, डेट याद रखिएगा। का लक्ष्य क्या था डियर फ्रेंड्स? यहाँ पे युद्ध प्रयासों को अनिवार्य आर्थिक समर्थन, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा करना, खिलाफत आंदोलन का दमन, प्रेस स्वातंत्र पर प्रतिबंध। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त द्वारा क्या करना, कर दिया जाना। ओके, चलिए नेक्स्ट। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, 159, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में हुआ था। इतिहास में इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था। ओके, नेक्स्ट है, इस अधिवेशन में उग्रवादियों एवं उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझा लिया गया था। ओके, इस अधिवेशन में द्विराष्ट्रीय मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया गया था। तो यहाँ पे डियर फ्रेंड्स अगर देखेंगे तो जो लाहौर समझौता हुआ था, लाहौर अधिवेशन हुआ था, वो 29 दिसंबर 1929 से, ठीक है, 1929 से 1 जनवरी 1930 तक चला था।
इस अधिवेशन, और इस अधिवेशन की पूर्णतः मांग ये थी कि कांग्रेस ने पूर्ण राज्य की मांग की एक संकल्पना क्या करी थी, पारित कर दी थी। तो एक ही, केवल एक सही है, तो केवल एक सही है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होता, बाकी ये चीजें इस लाहौर अधिवेशन में नहीं थी। नेक्स्ट, लोक सुरक्षा विधेयक, पब्लिक सेफ्टी बिल, जो कि 1928 में आया था, का विरोध करते समय निम्नलिखित में से किसने कहा था कि यह भारतीय राष्ट्रीयता राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार है और भारत की दास्ता का पहले नंबर का ये बिल है। इसने स्टेटमेंट कहा था कब, जब लोक सुरक्षा बिल, पब्लिक सेफ्टी बिल अब कब आया था, 1928 में। एक क्वेश्चन तुम्हारा ये तैयार हो गया। बाकी दूसरा स्टेटमेंट किसने कहा था और कब कहा था, ये चीज आपकी बात आ जाती है। ओके डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, टी प्रकाशम और दीवान चमन लाल। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर मोतीलाल नेहरू आएगा। ओके, मोतीलाल नेहरू ने कहा था। महात्मा गांधी का हिंद स्वराज तत्वतः क्या है? हिंद स्वराज तत्वतः क्या है? पश्चिमी आधुनिकता की एक आलोचना, सत्याग्रह के उनके दर्शन की रूपरेखा, ब्रिटिश से अपने आप को स्वतंत्र कराने का भारतीयों से आह्वान, ग्राम स्वराज की एक रूपरेखा। तो यहाँ पे हिंद स्वराज के विषय में बात आएगी। तो हिंद स्वराज क्या है? हिंद स्वराज एक पुस्तक है। किसकी पुस्तक डियर फ्रेंड्स? तो हिंद स्वराज एक पुस्तक है, वो भी किसकी? महात्मा गांधी जी की। तो हिंद स्वराज में जो है वो राजनीति और सामाजिक इतिहास के विषय में इन्होंने चर्चा की है, पुस्तक है। और ये गांधी जी के द्वारा 1908 कब लिखी गई थी? 1908 में लिखी गई थी। इसके कुछ कुछ मेन तत्व थे हिंद स्वराज में, जो कि जिसकी प्रसिद्धि के लिए जाना जाता है, मतलब हिंद स्वराज क्यों अपने लिए जाना जाता है। तो इसमें गांधी जी ने आजादी के लिए अहिंसा और सत्याग्रह का मतलब वर्णन किया था, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीयता की बात करी थी इनमें, ठीक है। और अवधारणा में, स्वराज की अवधारणा में साधन की पवित्रता के विषय में बात किया था इन्होंने, आत्म संयम के विषय में, ग्राम राज्य और सत्ता का विकेंद्रीकरण ना हो, ये ऐसी कोशिश करी थी, उसके विषय में भी इन्होंने यहाँ पे वर्णन किया था, ठीक है। और स्वराज की अवधारणा में सर्वोदय और सर्व कल्याण को भी इन्होंने यहाँ पे वरीयता दी थी। तो ये कुछ मेन पॉइंट थे जिसके लिए प्रसिद्ध हुआ, ठीक है। इसमें कुछ चीज तर्क भी दी गई, जिसमें भारतीयों के मतलब ब्रिटिश सत्ता जो भी भारतीयों पर हावी थी, उससे हमें मुक्ति कैसे मिले, उसके विषय में भी इन्होंने इसमें लिखा था, जो कि क्या था, एक अहम भूमिका के तौर पर इसने काम किया था, ठीक है। और ये पुस्तक इन्होंने अफ्रीका में लिखी थी। ओके, भारतीय लोगों का सहयोग मिले इसलिए, और ब्रिटिश जो सत्ता थी उसके जो प्रभाव वो भारत पर कम हो, तो भारतीय इसके प्रति जागरूक हो, ठीक है, उसके विषय में भी इन्होंने इसमें बताया था, ठीक है। स्वराज तभी मिल सकता है जब लोग आजाद होंगे, तो ये चीजें भी इन्होंने इस पॉइंट नोट डाउन किया था। स्वराज को अगर हमें लाना है तो खुद पर शासन करना हमें सीखना होगा, उसकी वरीयता को हमें समझना होगा। तो कुछ कुछ मेन पॉइंट उन्होंने इसमें बताए थे। तो ये क्या था कि पश्चिमी आधुनिकता की क्या थी, एक आलोचना थी, अगर इसका मेन थीम देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान गठित किया था? वी ओ चिदम्बरम पिल्लई, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर के कामराजन एंड एनी बेसेंट। यहाँ पे आपका डियर फ्रेंड्स आ जाएगा सी राजगोपालाचारी। डियर फ्रेंड्स, सी राजगोपालाचारी ने कहा से? तमिलनाडु से थे, मतलब तमिलनाडु से ये नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, और तमिलनाडु में थे, इन्होंने वहीं से ही इस कानून को क्या किया, समर्थन प्राप्त किया। और उसके समर्थन में ये 100 लोगों की भीड़ को लेकर के, 100 पुरुषों की भीड़ को लेकर के इन्होंने एक समूह बनाया, और वो समूह वेदारण्यम में से मतलब तक गए, ये मतलब उस समूह को लेकर के नमक कानून को तोड़ने के लिए ये वेदारण्यम तक गए, और वहां पर समुद्र के किनारे इन्होंने नमक कानून को तोड़ा, और गांधी जी के नमक कानून को इन्होंने समर्थन प्राप्त किया, कराया, ठीक है। इनका जो ये मार्च था गांधी जी के तर्ज पर, ये 13 अप्रैल से इन्होंने स्टार्टिंग करी थी इसकी, 13 अप्रैल 1930 से इन्होंने स्टार्ट किया। और कहां से? तिरुचि से, तिरुचि से स्टार्ट किया इन्होंने अपना ये, और 28 अप्रैल तक, 28 वेदारम में,
वेदारण्यम, ठीक है, वेदारण्यम तक ये गए। इनकी जो यात्रा थी ये यहां से यहां तक चली थी। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? वेरी नाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बंबई, लखनऊ, चंपारण, वाराणसी। तो डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करेंगे वाराणसी में, कहां पर? बीएचयू के कैंपस में। ओके, गांधी जी 1915 में, हालांकि ये बनारस, हालांकि 1915 में, ये 9 जनवरी 1915 को अफ्रीका से वापस ही आए थे। और 1916 में जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू की स्थापना हो रही थी, तो उसके उद्घाटन समारोह में इन्हें निमंत्रण प्राप्त था और उसमें अतिथियों के तौर पर ये शामिल हुए और उन अतिथियों में से एक थे और वहां पे जाकर के जनसभा को भी संबोधित किया। ठीक है, और उस जनसभा में काफी ज्यादा से सारे, बहुत ज्यादा सारे युवा लोग थे। उन युवा पीढ़ियों को, उन युवा लोगों को इन्होंने जो है संबोधन प्राप्त किया। और यही वो पहली जगह थी जहां पर बीएचयू की स्थापना के समय ये वहां पर सबसे पहले जनसभा को उन्होंने क्या किया? संबोधित किया। अब डियर फ्रेंड्स, अगर थोड़ी सी बीएचयू के विषय में अगर जानकारी प्राप्त कर लें तो मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा, मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा जो था, इन्होंने बीएचयू की स्थापना की थी। क्लियर है। चंपारण 1917 में चंपारण सत्याग्रह, नील की खेती के विरुद्ध भी महात्मा गांधी जी लड़े थे। ओके, लखनऊ अधिवेशन में भी ये शामिल हुए थे 1916 में। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, ठीक है, जिसमें गांधी जी शामिल हुए थे। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था? किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था? हरिलाल, महात्मा गांधी, रामदास, मणिलाल गांधी। अब डियर फ्रेंड्स, अगर इसके विषय में बात की जाए तो महात्मा गांधी कौन हो जाएगा करेक्ट आंसर? सत्याग्रह शब्द को सबसे पहले किसने गढ़ा था? तो महात्मा गांधी जी की ये दिमाग की ये उपज थी। ओके, सो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया था? जोहान्सबर्ग, पीटर मारिट्सबर्ग, डरबन एंड प्रिटोरिया। बहुत ज्यादा सस्पेंशियल क्वेश्चन है। गांधी जी डरबन से प्रिटोरिया यात्रा कर रहे थे। ये दोनों कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है। दक्षिण अफ्रीका में है। गांधी जी डरबन से प्रिटोरिया यात्रा कर रहे थे। ये यात्रा कब की थी? यात्रा थी इनकी 7 जून 1893 की रात्रि को गांधी जी डरबन से प्रिटोरिया यात्रा कर रहे थे। डरबन से प्रिटोरिया के बीच में एक स्टेशन पर था पीटर मारिट्सबर्ग, तो वहीं पर इन्हें स्टेशन से क्या कर दिया गया? बाहर फेंक दिया गया। क्यों बाहर फेंक दिया गया? क्योंकि गांधी जी देखने में बहुत ज्यादा गुड लुकिंग नहीं थे, तो ये फर्स्ट क्लास एसी में यात्रा कर रहे थे। ठीक है, फर्स्ट क्लास एसी में ये यात्रा कर रहे थे। रेलवे डिपार्टमेंट के किसी कर्मचारी ने इन्हें देखा और देखा ये इस तरीके की हालत में है और ये फर्स्ट क्लास एसी में यात्रा कर रहे हैं। उस अधिकारी ने अपने और सहयोगी अधिकारियों को बुलाया और बुला करके आगे आने वाले जो पीटर मार्ट्सबर्ग जो एक स्टेशन था, वहां पर इन्हें क्या कर दिया? उस फर्स्ट क्लास एसी के डिब्बे से इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। वहीं से, मतलब दक्षिण अफ्रीका की इसी घटना से जो था वो भारत, महात्मा गांधी जी के मन में भेदभाव, जो नस्लीय भेदभाव था, नस्लीय भेदभाव की जो उपज थी वो यहीं से गांधी जी के दिमाग में आई और उनके साथ में वहां पर रंग और कपड़े पहनावा ओढ़ावा, इस चीज को लेकर के भेदभाव की तरफ इनका ध्यान इसी एक घटना ने आकर्षित किया था। ठीक है, अगर बात की जाए सत्याग्रह की तो गांधी जी ने यही अफ्रीका में ही रह करके सत्याग्रह, ठीक है, गांधी जी यही अफ्रीका में ही रह करके सत्याग्रह में अपने कौशल को क्या किया था? निखारा था। ओके, 1914 में वो अफ्रीका में उन्होंने छोड़ दिया 1914 को और 1915 में वो भारत पुनः शिफ्ट हो गए, जो कि 9 जनवरी को आए थे और 9 जनवरी को भारत प्रवासी दिवस के तौर पर वो मनाता है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बाद में देखने को मिला, कब? 1911 में, सॉरी 2011 में। 2011 में गांधी जी की 142वीं जयंती पड़ी।
और 142वीं जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी जी के साथ की गई इस घटना को रिकवरी के तौर पर पीटरमार्क्सबर्ग के स्टेशन का जो नाम था, वो स्टेशन का नाम बदलकर महात्मा गांधी जी के नाम पर रख दिया गया और इन्हें सम्मान पूर्वक, मतलब सम्मान देने के लिए, क्योंकि इनके साथ में वहां बेइज्जती करी गई थी, तो इनको सम्मान देने के लिए उस पीटर्सबर्ग का, जो पीटरमार्क्सबर्ग स्टेशन का नाम है, 2011 में इनकी 142वीं जयंती पर उसका नाम परिवर्तित कर दिया गया और इन्हें सम्मान देने के लिए। 166 निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का क्या नेतृत्व किया था? ह्यू गेट्सकेल, सर जॉन साइमन, सर पैट्रिक लॉरेंस, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे डियर फ्रेंड्स अगर बात आएगी तो आएगा राइट आंसर 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? सर पैट्रिक लॉरेंस ने किया था। ठीक है, इनके साथ में क्रिप्स भी शामिल थे, अलेक्जेंडर भी शामिल थे, जो कि आगे क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, देखिएगा इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? जैसे कि मैंने बताया कि कैबिनेट मिशन जो भारत आया था 1946 में, उनमें सदस्यों के तौर पर पैट्रिक लॉरेंस, जो कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया, क्रिप्स, स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड अलेक्जेंडर, ये तीन के तीनों थे। कौन नहीं था? विलियम वुड नहीं था। वुड तो 1854 की बात है। ठीक है, नेक्स्ट 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पर जेबी कृपलानी 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हो रहा था, उस समय जेबी कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? एच.एन. ब्रेसफोर्ड, वेब मिलर, जी स्लोकोम्ब, जेम्स पीटरसन। तो यहाँ पे अगर देखेंगे डियर फ्रेंड्स, तो वेब मिलर गांधी जी के साथ में उनके दांडी यात्रा में शामिल था। बी ऑप्शन करेक्ट। मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एम.ए. जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? 1927, 1928, 1929 एंड 1930 डियर फ्रेंड्स। तो 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था, राइट, उसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग के एम.ए. जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय जो प्रस्ताव था, वो उस अधिवेशन में सामने रखा था। कहाँ का अधिवेशन था? लाहौर अधिवेशन। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? लाहौर, 1929, लखनऊ, 1925। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? लाहौर। डेट मैंने एग्जैक्ट आपको बता ही दिया था, कब से शुरू हुआ था, कब से खत्म हुआ था। आप लोग कमेंट करके पुनः मुझे बता सकते हैं। अभी 2-4 क्वेश्चंस पहले मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया है। भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग, बाउंड्री कमीशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यहाँ पे डियर फ्रेंड्स अगर हम जो इंडिया की जो विभाजिता था, भारत का जो विभाजन हुआ था, तो यहाँ पे भारत और पाकिस्तान का जो ये एरिया था, ये पूरी बाउंड्री जो थी वो सर रेडक्लिफ, ओके, रेडक्लिफ इसके द्वारा की गई थी। रेडक्लिफ महोदय उस समय थे, तो उन्हीं के नाम पर ही रख दिया गया था। और साथ ही साथ जब इधर अगर बात किया करते हैं हम लोग यहाँ पे, ओके, थोड़ा सा अगर फिगर इधर उधर डिस्टर्ब है तो थोड़ा माइंड माइंड करिएगा। यहाँ पे हम लोग हालांकि भी बाउंड्री देख रहे हैं, तो यहाँ से जो आपका ये बांग्लादेश का जो ये बाउंड्री थी, ठीक है, क्यों? क्योंकि जब देश विभाजित हुआ तो ये आपका क्या था? पूर्वी पाकिस्तान था, पूर्वी पाक था, और ये आपका पश्चिमी पाक था, पश्चिमी पाकिस्तान।
पश्चिमी पाकिस्तान था। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो ये चीजें थी। तो यहाँ पर सर रेडक्लिफ, तो रेडक्लिफ रेखा के तौर पर इसको जाना जाता है। ओके, तो चलें फिर आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अब नए नए क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं यहाँ पे। भारतीय वैधानिक आयोग जिसे ओके जिसे साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है, 1927 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था। साइमन कमीशन ने किन संस्थाओं के एक संघ की स्थापना की सिफारिश की थी? तो डियर फ्रेंड्स, अगर साइमन कमीशन की बात करी जाए तो 1927 में साइमन कमीशन बना और 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। हालांकि इस ये 7 सदस्यीय, कितने सदस्यीय? 7 सदस्यीय, 7 ब्रिटिश सदस्यीय ये एक कमिटी थी जिसमें कोई भी भारतीय नहीं था। तो इसमें अंग्रेजों का एक प्रभुत्व था। इस वजह से इसका विरोध भारत के द्वारा किया गया। साइमन कमीशन भारत में आते ही जहां जहां जिस भी प्रांत में गया, हर एक जगह पर इसे काले झंडे दिखा करके इसका विरोध किया गया और साइमन गो बैक के नारे दिए गए। क्यों दिए गए थे? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय नहीं था। हालांकि इस संघ की सिफारिश क्या क्या थी उसको लेकर के अगर हम बात करें तो ब्रिटिश भारत और रियासतें, ठीक है, उनका एकीकरण करना, ये इनकी डिमांड थी। ठीक है, नेक्स्ट, अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्नलिखित में से कौन सदस्य थे? तो कौन सदस्य थे और कौन इन सदस्यों में शामिल नहीं थे, वो हमें यहाँ पे एक एक करके देखना होगा। ओके, तो यहाँ पे अगस्त 1953 की बात की जाए तो कौन कौन सा सदस्य इसमें डियर फ्रेंड्स थे? तो जो थे ये न्यायमूर्ति फजल अली, जो कि क्या थे? अध्यक्ष थे। ओके, बाकी बनिक्कर, पडिक्कर, जो भी कुंजरू, ये सब इसके सदस्य मतलब संस्थापक सदस्यों में शामिल थे राज्य पुनर्गठन आयोग के। तो कौन कौन इसमें क्या है, सही उत्तर का चयन कीजिए कि इनमें से कौन से सदस्य थे। तो 2, 3 और 4 ये तीनों सदस्य थे। 2, 3, 4, यहाँ पे सी आंसर आपका डियर फ्रेंड्स करेक्ट हो जाता है। क्लियर है? आगे चलें। 1916 में भारतीय होम रूल लीग की स्थापना करने वाले प्रसिद्ध ब्रिटिश सामाजिक सुधारक का नाम क्या है? तो देखिएगा डियर फ्रेंड्स, 1916 में होम रूल लीग जो था 2 बार चला था। पहले की अध्यक्षता तिलक ने की थी, एक ही साल में 2 बार चला था। तो पहले की तिलक ने की थी, बाद वाले की किसने की थी? एनी बेसेंट ने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट। ओके, तो एनी बेसेंट कौन थी? एक ब्रिटिश सामाजिक सुधारक जो कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की समर्थक भी थी। ओके, भारत में आकर के इन्होंने जो था होम रूल लीग की स्थापना की, किसके साथ में? तिलक के साथ में मिलकर के। और अभी जैसे मैंने बताया, इसको भी याद रखिएगा, थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षता भी थी। थियोसॉफिकल थियोसॉफिकल सोसाइटी की क्या थी? ये अध्यक्षता बनी थी। चलें आगे, नेक्स्ट। हाँ, और 1917 की बात भी कर लेते हैं। 1916 में तो इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी तिलक के साथ में मिलकर के, और थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष भी बनी थी। और 1917 के जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की भी अध्यक्षता इन्होंने की थी, अध्यक्षता करी थी। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। 1908 में खुदीराम बोस ने के साथ मिलकर, मतलब खुदीराम बोस ने किसके साथ मिलकर करके मुजफ्फरपुर के तत्कालीन न्यायाधीश किंग्सफोर्ड पर बम फेंका था, यह मानते हुए कि गाड़ी में किंग्सफोर्ड जो है वो सवार है। इनके साथ में कौन था? प्रफुल्ल चाकी। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ये दो एक महान क्रांतिकारी के तौर पर जाने जाते हैं। कब? 1908 में अपने भारत को स्वतंत्र कराने का आगाज इन्होंने शुरू किया, उसमें भी इन्होंने अहम भूमिका निभाई। और इन्होंने जो न्यायाधीश किंग्सफोर्ड थे, कहाँ के? मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश थे, उनको मारने के लिए, उनकी हत्या के पर्पज से इन्होंने क्या किया? बम फेंका। किसने फेंका? खुदीराम बोस ने बम फेंका।
हालांकि निर्णय ये निकला कि उस कार में कोई और सवार था, उस गाड़ी में कोई और सवार था, और वहां पर इस बम के या इस बम जो फेंका गया था, इसके शिकार 2 ब्रिटिश महिलाएं हो गई। 2 ब्रिटिश महिलाएं हुई। ठीक है। अब इसके लिए इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी गई। खुदीराम बोस को तो तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें 11 अगस्त 1908 को 11 अगस्त 1908 को 18 वर्ष 18 वर्ष की आयु 18 वर्ष की आयु में इन्हें क्या कर दिया गया? फांसी की सजा दे दी गई। हालांकि प्रफुल्ल चाकी जो थे वो तत्कालीन तो भाग गए, लेकिन बाद में फिर से इन्हें पकड़ लिया गया और इन्हें भी फांसी की सजा दे दी गई। क्यों? जो 2 ब्रिटिश महिलाएं मरी थी। नेक्स्ट, साइमन कमीशन भारत में कब आया? 1927 में साइमन कमीशन बना और 1928 में साइमन कमीशन भारत आ गया था। मैंने आप लोगों को बताया था, ये 7 सदस्यीय ब्रिटिश जो अधिकारी थे उनका एक समूह था। इसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था, इसलिए भारतीयों के द्वारा साइमन गो बैक के नारे लगाए गए और साइमन का बढ़ चढ़ करके इसका विरोध किया गया। 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर के बीच हस्ताक्षर किए गए थे महात्मा गांधी, आगा खां, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, बाल गंगाधर तिलक और आगा खां। यहाँ पे आएगा डियर फ्रेंड्स 1916 बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना। 1916 में लखनऊ में समझौता हुआ जिसमें हिंदू और मुस्लिम जो कि आपके नरम दल और गरम दल इन दोनों के मध्य क्या हो गया? पैचअप हो गया। और जो 1906 में, ठीक है, मुस्लिम लीग का विभाजन हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना करके मुस्लिम जो अल्पसंख्यक समुदाय था उसने जो अपने अलग का जो वर्चस्व स्थापित किया था उसको पुनः से सात्विका कर दिया गया, मिला दिया गया था। कब? 1916 के लखनऊ समझौते पर, जिसकी अध्यक्षता बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे। ठीक है, तो इस समझौते को हिंदू मुस्लिम, नोट्स में नोट डाउन करते चलिएगा, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए आशा की किरण के तौर पर क्या होता है? इसे जाना जाता है। किसे? इस समझौते को। ओके, नेक्स्ट, किस भारतीय जन आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा से हुई थी? प्रसिद्ध दांडी यात्रा जो थी वो 12 मार्च से, ओके, 12 मार्च से 8 अप्रैल तक, सॉरी 6 अप्रैल तक, वही मुझे कंफ्यूजन थी थोड़ी सी, 6 अप्रैल तक, 6 अप्रैल 1930 तक, जो कि 24 दिन, कितने दिन लगे? 24 दिन लगे। 240 मील की दूरी तय की गई थी गांधी जी के द्वारा। और नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह अगर कहा जाए तो ये, या सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से क्या होता है? इसे जाना जाता है, जो कि 1900 कब हुआ था? 1930 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922 तक चला था। ओके, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, असहयोग आंदोलन 1920। क्लियर है ना? यहाँ पे सारे डाउट्स आपके? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, सी आर दास, राजा राम मोहन राय। तो डियर फ्रेंड्स, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जिसकी स्थापना कहाँ पे? जिसकी स्थापना पुणे में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1905 में की थी। क्लियर है यहाँ पे? ओके, तो ये तो हुई सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना पुणे में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में की गई थी। लाला लाजपत राय की अगर बात की जाए, लाला लाजपत राय जी की, तो सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी, सर्वेंट सर्वेंट्स
सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी की स्थापना लाहौर में किसने? लल्लजपत राय ने लाहौर में की थी। कब की थी? 1921 में की थी। ओके। अब सी आर दास की बात की जाए, सी आर दास के साथ में मोतीलाल नेहरू प्लस मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू, जो कि गांधी जी के समर्थन में थे। मोतीलाल नेहरू सी राज गोपालाचारी ने या सी आर गोपालाचारी ने स्वराज पार्टी का गठन किया था। कब किया था? 1923 में किया था। ओके। राजा राम मोहन राय, इनको भी ऑप्शन में है तो ले ही लेते हैं। इन्होंने 1828 में कोलकाता में कहा, कोलकाता में ब्रह्म समाज, ओके डियर फ्रेंड्स, ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने की थी। अब एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे आपके साथ में मैं ऐड ही कर दी तो अगर याद है तो 1884 की बात अगर मैं करूं, जो कि पुणे में, कहां पे? पुणे में बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना इन्होंने की थी। किसने? 1884 में पुणे में बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस, राज बिहारी बोस एंड जादू गोपाल मुखोपाध्याय, हेमचंद। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा, सुभाष चंद्र बोस ने। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, जिससे हम शॉर्ट में AIFB, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक एक वामपंथी राष्ट्रवादी राजनीतिक पार्टी के रूप में 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा वेस्ट बंगाल में, ओके, इसकी स्थापना इन्होंने की थी। कब? 3 मई को। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक का अखिल भारतीय सम्मेलन भी रखा इन्होंने। किसने? अखिल भारतीय सम्मेलन किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। ओके, सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सुभाष चंद्र बोस जी के लिए अगर हम इनके जन्म के तौर पर बात करें तो इनका जो जन्म था 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा, पूछा जाता है कभी कभी छोटी छोटी परीक्षाओं में, कहाँ हुआ था? कटक उड़ीसा में हुआ था। चले आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने मई में आयोजित किस अधिवेशन में किया था? 1904 बॉम्बे, 1906 कलकत्ता एंड 1907 सूरत एंड 1916 लखनऊ। एक जो और चीज और याद में यहाँ पे रख सकते हैं आप, नेताजी को, मतलब सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी की उपाधि कहाँ मिली थी? जर्मनी में मिली थी, ये भी ध्यान में रखिएगा, अभी याद आएगा तो मैं बता दूं। कहाँ मिला था? जर्मनी में, आजाद हिंद फौज के भारतीय सैनिकों के द्वारा। आजाद हिंद फौज के भारतीय सैनिकों के द्वारा। ओके, तो नेताजी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर, मतलब नेताजी की उपाधि ने जर्मनी में दी गई थी भारतीय आजाद हिंद फौज के भारतीय सैनिकों के द्वारा। स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने कब और कहां किया था? तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पे आपका गया 1906, और कहां किया था? कलकत्ता में।
1906 कलकत्ता इज द करेक्ट आंसर। स्वराज शब्द का अर्थ जो है अगर देखा जाए यहाँ पे, इसका अर्थ स्वशासन, स्वशासन मतलब खुद पर शासन करना। ओके डियर फ्रेंड्स, स्वशासन मतलब तात्पर्य यहाँ पे स्वशासन में खुद पर शासन करना। स्वराज शब्द राज्य विहीन समाज का आह्वान किया जाता है इसके द्वारा। और दयानंद सरस्वती द्वारा भी स्वराज शब्द का प्रयोग होम रूल लीग के समय में किया था। मतलब किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ओके, दादा भाई नौरोजी ने यह कहा था कि उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती के सत्यार्थ प्रकाश से स्वराज शब्द ग्रहण किया था। दयानंद जी के सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश जो है उसी से इन्होंने लिया था। चले आगे। गांधी में समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलनों से संबंधित है? रोलेक्ट एक्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। एक एक करके सबसे पहले हम आंदोलन को देख लेते हैं। रोलेक्ट एक्ट 1919, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, असहयोग आंदोलन 1920, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931। तो यहाँ पे किसके नियर अबाउट है? यहाँ पे डियर फ्रेंड्स सविनय अवज्ञा आंदोलन के नियर अबाउट है गांधी इरविन समझौता, जो कि 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन ने एक हस्ताक्षर के तौर पर फाइनल किया था, जिसमें कुछ मेन तत्व थे कि नमक सत्याग्रह जो था उसको स्थगित कर दिया जाए, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होने वाला है उसमें कांग्रेस सहित आप सहभागिता दिखाएं। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भागीदारी जो दिखाई थी वो गांधी इरविन समझौते का ही परिणाम था। ठीक है, जिसमें कांग्रेस भी शामिल थी, वो भी इसी समझौते के तहत शामिल हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा लिखा गया था? तो यहाँ पे आपका युगांतर, बंगाली, केसरी एंड अमृत बाजार पत्रिका। तो डियर फ्रेंड्स अगर यहाँ पे बात की जाए केसरी और मराठा, केसरी इंग्लिश में, सॉरी केसरी मराठी में, मराठी भाषा में, और मराठा ओके इंग्लिश में। ये दो जो समाचार पत्र थे वो गांधी जी के सॉरी लोकमान्य तिलक जी के द्वारा निकाले गए थे। ओके, और गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव तिलक जी के द्वारा भी शुरू किए गए थे। गणपति महोत्सव कब? तो 1893 ईस्वी में। और अगर बात की जाए शिवाजी महोत्सव 1895 ईस्वी में, किसके द्वारा? तिलक जी के द्वारा शुरुआत करी गई थी, शुरुआत की गई थी। ठीक है, इनके द्वारा 1916 में अगर बात की जाए, ओके, होम रूल लीग की भी स्थापना के शुरुआत में भी मतलब ये जाने जाते हैं तिलक जी, एनी बेसेंट के साथ में मिलकर के इन्होंने होम रूल लीग की भी स्थापना की। होम रूल लीग की स्थापना की इन्होंने। ओके, इन्हें लोकमान्य के तौर पर जाना जाता है। गीता रहस्य इनकी एक फेमस किताब है, गीता रहस्य इनकी फेमस जो है बुक है। लोकमान्य के उपाधि से इन्हें विभूषित किया गया है, लोकमान्य भी इन्हें कहा जाता है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा, ये भी इन्होंने कहा था। और जब स्वराज पार्टी का जब आंदोलन हुआ, मतलब स्वराज पार्टी का गठन नहीं, जब स्वराज आंदोलन लड़ा गया था, ठीक है, 1906 में, तो उस समय ये गर्म दल के नेता थे। ठीक है, गर्म दल के नेताओं में इनके साथ में कौन कौन शामिल थे? लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड पाल बिपिन चंद्र पाल। ये गर्मपंथी नेताओं में क्या थे? ये स्वराज
जो पार्टी थी उसमें ये शामिल थे हुए थे। ठीक है, लोकमान्य तिलक जी। क्लियर है? गीता राज पुस्तक लिखी थी एक, और दूसरी पुस्तक इन्होंने एक और लिखी थी, द आर्टिक होम ऑफ वेद। द आर्टिक होम ऑफ वेद इसने लिखी थी। ये भी इन्हीं जी के, तिलक जी के ही द्वारा लिखा गया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर के रहूंगा, ये काफी फेमस पंक्तियां हैं, इनके द्वारा कही गई थी। चलें आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत सरकार अधिनियम की बात यहाँ पे आती है। 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित, रिजर्व एंड अंतरित, ट्रांसफर्ड विषय के अंतर्गत बांटे गए थे। निम्नलिखित में कौन से आरक्षित विषय माने गए थे? न्याय प्रशासन, ओके, स्थानीय स्वशासन, भू राजस्व, पुलिस कर्मी एंड एक्सेट्रा। तो यहाँ पे डियर फ्रेंड्स, न्याय प्रशासन, भू राजस्व एंड पुलिस, स्थानीय स्वशासन नहीं था। 1, 3, 4 यहाँ पे आपका 1, 3, 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम के तहत। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम का जो तात्पर्य था, जो उसका मेन उद्देश्य था इसको लाने का, वो भारतीयों की भागीदारी को क्या था, इस अधिनियम में बढ़ाना था। क्योंकि हमें देश की आजादी चाहिए थी और देश आजाद कराने के लिए हमें ब्रिटिश जो संसद थी, ब्रिटिशर्स के साथ में हमें काफी कुछ समझौते करने पड़े थे अधिनियम के थ्रू। तो ब्रिटिश संसद के इस अधिनियम में इसका मेन उद्देश्य था कि जो भारतीय हैं, भारतीयों की सहभागिता को इसमें क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। भारतीयों की सहभागिता को बढ़ाना। ओके डियर फ्रेंड्स, बात की जाए कि इस समय वहां का भारत का वायसराय कौन था, तो 1916 से 1921 तक जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। कौन? चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, कई नाम है इसलिए मैं सारे नाम को बोल देती हूँ वन लाइन में। ठीक है, चेम्सफोर्ड जो थे उस समय यहाँ के वायसराय हुआ करते थे और इस अधिनियम द्वारा निर्धारित संवैधानिक सुधारों में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसके तौर पर ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तौर पर भी इसे जाना जाता है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट, भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकृति देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक सत्र में आयोजित हुई थी। कहां पर आयोजित हुई थी? फैजी, कलकत्ता, बॉम्बे, त्रिपुरी, कहां पे? तो कहां पे हुई थी डियर फ्रेंड्स? बॉम्बे। ओके, इस सत्र का आयोजन कहां हुआ था डियर फ्रेंड्स? बॉम्बे में हुआ था। कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे ही हुआ रहा होगा, तो ऐसा गैस मार्क कर सकते हैं आप। तो 8 अगस्त, और कब हुआ था? 1942 को महात्मा गांधी जी ने इसको पारित किया था। किसने? गांधी जी ने। गांधी जी ने इसे पारित किया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव जो स्वीकृति जिसको मिली हुई थी, इसका मेन मोटिव क्या था? किसका परिणाम था? तो कृष्ण मिशन जो आया था, ठीक है, कृष्ण मिशन का ही की विफलता का ही परिणाम था। कृष्ण मिशन को महात्मा गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक भी कहा था और उसकी विफलता के ही तर्ज पर इसका प्रारूप तैयार किया। प्रारूप मतलब कृष्ण मिशन की विफलता के ही परिणाम स्वरूप जवाहरलाल नेहरू ने इसका प्रारूप तैयार किया। जवाहरलाल नेहरू ने किसका प्रारूप तैयार किया? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप तैयार किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसमें अरुणा आशफ अली एक जो महिला थी, अरुणा आशफ अली, ये एक नायिका के तौर पर इसमें क्या होती हैं? जानी जाती हैं। ओके, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट। इसी आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में ही करो या मरो, डू एंड डाई का नारा दिया था किसने? महात्मा गांधी जी ने। लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से व्यक्तियों में से किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? लंदन इंडियन सोसाइटी एंड ईस्ट इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी डियर फ्रेंड्स? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। अब दादा भाई नौरोजी कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी भारत के वयोवृद्ध पुरुषों में से क्या थे? एक थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है,
उसके मतलब इसके संस्थापक सदस्यों में से थे। संस्थापक सदस्य थे कब? 1885 में। और 1800 इन्होंने, किसने? दादा भाई नौरोजी ने इसकी 3 बार अध्यक्षता की थी, 3 बार। कब कब? 1886 कलकत्ता अधिवेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन। ओके। दूसरी बार की बात है 1893 लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता भी दादा भाई नौरोजी ने की थी। तीसरी मैं बात करूं तो 1906 में पुनः कलकत्ता। ठीक है, इस सत्र की जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सत्र चला था, जो अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा किया गया था। उन्होंने 1865, ठीक है, 1865 में लंदन इंडियन सोसाइटी और 1867 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की क्या करी थी? इन्होंने स्थापना की थी, जो कि बाद में यही चल करके, ठीक है, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था नाम रख दिया गया था। ठीक है, ओके, तो आगे चले फिर। ओके डियर फ्रेंड्स, तो ये था आज तक का सेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर आप लोग बताइएगा। एंड क्लास के रिगार्डिंग जो भी डाउट, जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी सजेशन, तो आप लोग हमें कमेंट करिएगा। वीडियोस को लाइक करना, वीडियोस में कमेंट करना एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। जो भी नए फ्रेंड ज्वाइन कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मेरा टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सअप चैनल है, जो कि आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। क्लास के रिगार्डिंग पीडीएफ, क्विजेस एंड एक्स्ट्रा जो भी स्टडी मटेरियल्स है टेक्स्ट फॉर्मेट में या इमेज फॉर्मेट में, वो सारी चीज मैं आप लोग साथ में यही साझा करती हूँ। करंट अफेयर्स की जो भी डेली अपडेट्स होती हैं, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे इसी चैनल पे मैं देती हूँ। तो आप लोग इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, ज्वाइन कर लीजिए। इंडियन पॉलिटी में मैंने अभी तक 5 सेशन लिया है, कवर किया, तो 5 सेशन को भी आप लोग कवर कर लीजिएगा और हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, सेशन को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अधिक से अधिक दोस्तों के साथ में जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हैं, सब जगह शेयर करिए। क्लासेस कैसी लग रही है इसके रिगार्डिंग कमेंट करिए। वीडियोज को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ओके, जो भी नए फ्रेंड ज्वाइन कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और अतिरिक्त जानकारी के साथ में, अतिरिक्त जो भी इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उन सभी चीजों को। और हाँ, हो सकता है मैं संडे को आपको मैराथन क्लास लाइव लूँ। लाइव टेस्ट में आप लोगों को जरूर आना है और उसमें लगभग 200 से 250 क्वेश्चन होंगे। इसी इंडियन नेशनल मूवमेंट का टेस्ट समझ लीजिए। इंडियन नेशनल जो आपका मूवमेंट है, इंडियन नेशनल मूवमेंट का आप लोगों का मैं टेस्ट होप्स तो मैं संडे को ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ। ठीक रहेगा? ओके, संडे को अभी थोड़ा दिन है, थोड़ा टाइम है, ताकि अभी जो नए नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो 1 से लेकर के जो 20 तक का जो सेशन है हमारा, 19-20 तक का जो भी सीरीज है, सारी सीरीज को आप लोग अटेंड कर लीजिए। तो संडे को हम महामैराथन क्लास लेंगे, जिसमें हम लाइव क्लासेस ऑर्गेनाइज करेंगे। मे भी आप लोग टाइम में, आप लोगों के लिए मैं पोल जनरेट कर दूंगी, आप लोग बता देंगे कि कब आप लोग अवेलेबल हो पाएंगे, इवनिंग में या ऐसे दोपहर में। तो उस समय हम लोग फिर डिस्कस करेंगे, पूरे फुल क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, पूरे के पूरे। ठीक है, तो आप लोगों के लिए ये हमारा प्रयास कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलता है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।